हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं शैलेंद्र शर्मा कोचिंग क्लास में आपका स्वागत करता हूं। जो मैंने आपको बेसिक टर्म्स इन अकाउंटिंग का पार्ट 1 पिछले वीडियो में प्रेषित किया था, अब इसी का मैं आपको बेसिक टर्म्स इन अकाउंटिंग का पार्ट 2 बनाने जा रहा हूं। तो ध्यानपूर्वक इनमें जो शेष शब्दावलियाँ हैं आपको ब्लैक बोर्ड में दे दी गई हैं, तो उनको आप ध्यानपूर्वक एक एक शब्दावली को समझेंगे। शब्दावली बहुत ज़्यादा है और आप देख रहे हैं कि समय बहुत कम है, इसलिए मैं इस शब्दावली को, हालांकि ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा जाने वाला है, इसलिए आप इस पर ध्यान ना देते हुए पूरा ध्यान जो है इस बात पर लगाएं कि ये शब्दों को आपको आज ही ये सारी शब्दावली क्लियर हो जाए। तो हम देखते हैं इसमें पहला माल, जिसको हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, गुड्स। माल क्या होता है? जब एक व्यापारी के द्वारा व्यापार कार्य शुरू किया जाता है तो आप देखते हैं कि व्यापार में कुछ माल को खरीदने और बेचने से संबंधित क्रियाएं की जाती हैं। अर्थात व्यापारी के द्वारा कुछ ना कुछ माल को खरीदा जाता है और उस माल को बेच करके लाभ कमाया जाता है, तो उसको हम यहाँ पे क्या बोल देते हैं, गुड्स। क्या बोलेंगे? गुड्स। अंग्रेजी में गुड्स, हिंदी में माल। ठीक है ना? तो यहाँ पे ये बात ध्यान देने योग्य है कि आपका बिजनेस क्या है। अगर आपका बिजनेस फर्नीचर का है और आप फर्नीचर खरीदते हैं और बेचते हैं, तो फर्नीचर आपके लिए क्या हो जाएगा, गुड्स हो जाएगा, माल हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार आप मान लीजिए किराना दुकान है, तो किराना दुकान में जो माल आप खरीदते हैं और बेचते हैं तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा, गुड्स हो जाएगा। लेकिन अगर आप मान लीजिए फर्नीचर का व्यवसाय नहीं करते हैं, लेकिन कोई दुकान खोला है आपने, उसमें आपने फर्नीचर लगाने के लिए खरीदा है, तो वो आपका माल नहीं कहलाएगा। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो गुड्स मतलब जिसका हम व्यापारी के द्वारा क्रय विक्रय का कार्य किया जाना है, तो वो उसके लिए क्या कहलाएगा, माल कहलाएगा। सेकेंड शब्दावली हम देखेंगे क्रय। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं परचेस। परचेस मतलब क्रय। व्यापार में जो वस्तु आपूर्तिकर्ताओं के से व्यापारी के द्वारा जो माल क्रय किया जाता है ताकि उस माल को बेचा जा सके, तो व्यापारी के द्वारा जो माल को खरीदा जा रहा है, कच्चा माल क्रय किया जा रहा है तो आपूर्तिकर्ताओं से, तो वो क्या कहलाएगा, क्रय कहलाता है। ठीक है। इसके बाद में अगला है विक्रय। विक्रय को अंग्रेजी में बोलते हैं सेल्स। अब व्यापारी के द्वारा जो माल खरीदा गया था, उस माल को इसलिए खरीदा गया था ताकि उस माल को बेच करके कुछ मुनाफा कमाया जाए, लाभ कमाया जाए। तो इस पर्पज से जो माल को व्यापारी के द्वारा बेचा जाता है अपने कस्टमरों को, तो ये सब क्या कहलाएगा, सेल्स कहलाएगा। सेल्स मतलब विक्रय। उसके बाद में अगली बात आ गई आपकी क्या, प्रॉफिट। प्रॉफिट पर चर्चा करें तो प्रॉफिट क्या होता है कि व्यापारी के द्वारा जो माल बेचा जाता है, तो लागत के ऊपर विक्रय मूल्य में लागत मूल्य और लाभ दोनों ही शामिल होता है, तब उसका मूल्य क्या हो जाता है, विक्रय मूल्य बन जाता है। तो लागत के ऊपर जितना प्रॉफिट कमाते हुए, लाभ कमाते हुए वस्तु को बेचा जा रहा है, तो वो क्या कहलाएगी, व्यापार का लाभ कहलाएगा। इस पर स्वामी का अधिकार होता है, इस लाभ पर। इसके बाद में हम अगले बिंदु पर चर्चा करें कि अगला बिंदु होता है प्रमाणक। प्रमाणक का मतलब होता है वाउचर। वाउचर मतलब व्यापार में आप देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के ट्रांजैक्शन होते हैं। उन ट्रांजैक्शनों को प्रूफ के रूप में, प्रूफ मतलब सबूत के तौर पर, कि उसको आप लेखांकन पुस्तकों में लेखा कार्य कर रहे हैं, तो कोई भी सौदे को आप ट्रांजैक्शन को तभी लिखेंगे जब उसके पीछे कोई ना कोई प्रमाणक या सबूत होगा, मतलब रसीद, कि जो भी आपने माल, मान लीजिए माल को खरीदा है, माल को बेच रहे हैं, तो उसके बाबत जो कुछ आपको बिल वगैरह आप देते हैं, तो वो सब क्या कहलाएंगे, प्रमाणक के रूप में कहलाते हैं। उसको हम अंग्रेजी में वाउचर कह देते हैं। इसके बाद में अगला है स्कंद। स्कंद मतलब स्टॉक। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं स्टॉक। तो स्टॉक जो है, वर्ष के अंत में जो माल विक्रय से शेष बच जाता है, मतलब वर्ष भर व्यापारी के द्वारा माल जो बेचा जाता है और वर्ष के अंत में जो माल अनबिका रह जाए, बिना बिका रह जाए, उस माल को क्या कहेंगे, माल का स्कंद कहलाता है। वो मतलब वर्ष के अंत में जो माल अनबिका रह गया वो स्कंद, या अंग्रेजी में उसको स्टॉक बोलेंगे। ये स्कंद 3 प्रकार का होता है, कच्चे माल का स्कंद, अर्धनिर्मित माल का स्कंद और तैयार माल का स्कंद। कच्चा माल का स्कंद मतलब ऐसा माल जो रॉ मटेरियल था, आपने व्यापारी ने आपूर्तिकर्ताओं से खरीदा था, वो कच्चा माल के रूप में वर्ष के अंत में उसको पक्के माल के रूप में परिवर्तित नहीं कर पाए थे। वर्ष के अंत में ऐसा कच्चा माल अगर कुछ शेष रह गया है, तो वो क्या कहलाएगा, क्लोजिंग रॉ मटेरियल का स्टॉक कहलाएगा। इसके बाद में अर्धनिर्मित माल, ऐसा माल जो कि कच्चा भी नहीं है और पूरी तरह तैयार भी नहीं हो पाया है कि बिकने योग्य कंडीशन में हो,
ऐसा माल को तो हम तैयार माल कह देते हैं, लेकिन जो कच्चा भी नहीं है और बिल्कुल तैयार भी नहीं है, मतलब बेचने लायक कंडीशन का भी नहीं है, मतलब बीच की कंडीशन का माल है, अर्थात जो अभी प्रक्रियाधीन है, मतलब पक्का माल नहीं हुआ है और कच्चा माल भी नहीं है, तो उसको क्या कहेंगे, अर्ध निर्मित माल। मतलब निर्माण के दौरान वो अभी प्रोसेस में चालू है कि पूरी तरह निर्मित नहीं हुआ, तो ऐसा माल वर्ष के अंत में जो कुछ बचा हुआ स्टॉक है तो वो कहलाएगा अर्धनिर्मित माल का स्टॉक। इसके बाद में तीसरा होता है तैयार माल का स्टॉक, मतलब ऐसा माल जो पूरी तरह तैयार हो गया था लेकिन वर्ष के अंत में बिकने से शेष रह गया है, तो वो क्या कहलाएगा, तैयार माल का स्टॉक कहलाएगा या स्टॉक स्कंद कहलाएगा। अब इसके बाद में अगली शब्दावली आप देख रहे हैं कि यहाँ पे देनदार, देनदार को अंग्रेजी में बोलते हैं डेप्टर्स, डेप्टर्स मतलब देनदार। अब देनदार क्या होता है, देनदार से आशय जब व्यापार में व्यापारी के द्वारा जो है कुछ नगद माल भी बेचा जाता है और उधार माल भी बेचा जाता है, तो जब व्यापारी के द्वारा उधार माल का विक्रय किया जाता है तो कभी ना कभी तो वह राशि प्राप्त हो जाएगी, तो जो लोग वह राशि को चुकाएंगे तो व्यापारी के दृष्टिकोण से या व्यापार के दृष्टिकोण से वो क्या कहलाते हैं, डेप्टर्स मतलब देनदार कहलाते हैं। और देनदार जो व्यापार की चालू संपत्ति में शामिल होता है। इसके बाद में अगली शब्दावली है आपकी लेनदार। अब लेनदार क्या होता है, लेनदार को अंग्रेजी में बोलते हैं क्रेडिटर्स, मतलब जब व्यापारी के द्वारा उधार माल खरीदा जाए, अर्थात व्यापारी उस रकम को क्या करेगा, कभी ना कभी चुकाएगा, तो व्यापारी क्या कहेगा कि ये मेरे लेनदार हैं, मतलब माल के लिए लेनदार हो सकते हैं या किसी से उसने नगद राशि व्यापारी ने लिया है तो वो कभी ना कभी उनको चुकाएगा, तो माल के संबंध में या नगद राशि लिया है तो इसके लिए उसको कभी ना कभी उस राशि को चुकाना पड़ेगा, तो ये व्यापार के चालू दायित्व कहलाते हैं। इसको क्रेडिटर्स कहते हैं, हिंदी में लेनदार, लेनदार जो है चालू दायित्व में आते हैं। उसके बाद में प्राप्य बिल, प्राप्य बिल और देय बिल, इन दोनों को समझेंगे आप। मान लीजिए कि आपने उधार माल बेचा, अब उधार माल बेचा तो लेनदार देनदार बन जाएंगे। अब देनदार बन गए तो आपने सोचा कि यह माल जल्द, ये जो उधार का पैसा है ये जल्द से जल्द प्राप्त हो जाना चाहिए। इस पर्पज से अब व्यापारी क्या काम करता है, एक बिल लिखता है, बिल लिखता है कि ये आज इतने दिनांक को मैंने इतना का माल सामने वाली पार्टी को बेचा है, एक निश्चित अवधि मतलब 1 माह 2 माह या 3 माह बाद उक्त रकम का भुगतान सामने वाली पार्टी कर देगी। ऐसा बिल वो तैयार करता है तो उसको हम लेखक बोल देंगे व्यापारी को, यहाँ पर उसको अंग्रेजी में बोलते हैं ड्रवर, और उसके द्वारा इस बिल पर साइन करके किसके पास पहुंचा दिया जाता है, जिसको उसने उधार माल बेचा है। जब उसके पास में जाता है सेकंड पार्टी के पास में, वो उस बिल को पढ़ता है और उसे अगर वह सब मंजूर होता है तो वह भी अपनी स्वीकृति दे देता है, अपने हस्ताक्षर कर देता है और उस बिल को वापस किसे पहुंचा देता है, मतलब जिसने माल उधार बेचा था उस व्यापारी के पास में लौटा देता है। तो व्यापारी उस बिल को क्या बोलेगा कि यह बिल उसके लिए क्या है, प्राप्य बिल है, बिल्स रिसीवेबल, मतलब इसकी राशि भविष्य में उसको प्राप्त होने वाली है, इसलिए यह क्या कहलाती है, व्यापार की संपत्ति कहलाएगी, चालू संपत्ति। और जो पार्टी इस बिल पर अपनी स्वीकृति दे रही है, मतलब वह पार्टी जो है व्यापारी को पैसा चुकाएगी भविष्य में, तो वो पार्टी जो है इसी बिल को देय बिल बोलेगी, अर्थात बिल्स पेएबल, मतलब उसको यह राशि सामने वाले को चुकाना है। तो चीज एक ही है, बिल एक ही है, एक पार्टी अपने दृष्टिकोण से उसको प्राप्य बिल बोलती है और दूसरी पार्टी उसी बिल को अपने दृष्टिकोण से देय बिल कहती है, क्योंकि एक पार्टी को पैसा प्राप्त होने वाला है और दूसरी पार्टी उसी बिल की राशि को चुकाएगी। तो ये प्राप्य बिल देय बिल दोनों प्रकार के हो गए आपके, एक संपत्ति होती है और एक चालू दायित्व और एक चालू संपत्ति होती है। इसके बाद में आप देखेंगे आगमगत व्यय, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अर्थात आगमगत व्यय ऐसे व्यय जो आगमगत प्रकृति के होते हैं, अर्थात आय प्राप्त करने के लिए किए जाते हैं, उनको कहते हैं आगमगत व्यय। मतलब आय प्राप्त करने के लिए जितने भी प्रकार के छोटे मोटे खर्चे किए जा रहे हैं वो आगमगत व्यय कहलाएंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और इसके बाद में सेकंड है इसी का पूंजीगत व्यय, कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब ऐसे व्यय जो पूंजीगत प्रकृति के होते हैं, अर्थात जैसे स्थायी संपत्तियों को खरीदने के लिए किया गया व्यय है, जैसे फर्नीचर को खरीदा और मशीन खरीदा, इन पर जो किया गया व्यय है तो ये बार बार नहीं करना पड़ता, ये पूंजीगत प्रकृति का बड़े रूप में इसका अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है, तो ये पूंजीगत प्रकृति के व्यय कहलाते हैं, इसको पूंजीगत व्यय कहेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और इसके बाद में आपका आता है अस्थगित आगम व्यय, ऐसे व्यय जो बहुत बड़ी मात्रा में होते हैं और जिनका लाभ धीरे धीरे आने वाले अनेक वर्षों तक प्राप्त होता है, उसको कहते हैं अस्थगित आगम व्यय। जैसे विज्ञापन का व्यय,
विज्ञापन हम एक बार तो करवा देते हैं, लेकिन व्यापार में वस्तुएं बिकते रहती हैं, तो विज्ञापन में एक बार होता है, लेकिन उसका रिस्पांस जो आने वाले कई वर्षों तक प्राप्त होते रहता है, मतलब उसका लाभ आने वाले वर्षों में प्राप्त होते रहता है। तो ये व्यय धीरे धीरे चार्ज किए जाते हैं, इकट्ठा इनकी राशि चार्ज नहीं की जाती, तो इसको कहते हैं आगमगत अस्थगित आगम व्यय कहते हैं। फिर उसके बाद में आप देख रहे हैं कि डूबत ऋण, अप्राप्त ऋण, अशोध्य ऋण, इन तीनों को अंग्रेजी में एक ही नाम है, बैड डेबिट्स। मतलब डूबत ऋण का मतलब क्या होता है, ऐसा ऋण, ऐसी राशि जो व्यापारी ने उधार माल बेचा था या इस टाइप से माल को बेचा था उधार, तो ऋण के रूप में ये राशि हो गई, या किसी को ऋण के रूप में आपने उधार पैसा दिया था और सामने वाली पार्टी ने उस पैसे को देने से मना कर दिया है, मतलब यह ऋण आपका क्या हो गया, आप डूब गया है, ये पैसा आपको भविष्य में मिलने वाला नहीं है। तो इसी को हम क्या कहेंगे, अप्राप्त ऋण भी बोलते हैं, अशोध्य ऋण भी बोलते हैं, मतलब जो ऋण का शोधन कभी किया ना जा सके, तो ऐसे ऋण को अशोध्य ऋण, अप्राप्त ऋण या डूबत ऋण कहते हैं। बैड डेबिट्स मतलब ऐसे देनदार जो कि बुरे हैं, बैड डेबिट्स, जो पैसा डूब रहे हैं, अर्थात पैसा वो मिलने वाला नहीं है, भविष्य में आपको उसकी राशि प्राप्त नहीं होने वाली है। तो ये एक प्रकार की व्यापार की हानि होती है। इसके बाद आप देखेंगे कि क्रय वापसी। अब क्रय वापसी क्या होता है, व्यापार में व्यापारी के द्वारा जो माल खरीदा गया है, कच्चा माल या पक्का माल जो भी खरीदा गया है, तो अगर वह माल पसंद नहीं आ रहा है या माल ऑर्डर के अनुसार प्राप्त नहीं हुआ है, तो ऐसे कई कारण हो सकते हैं जिसके कारण व्यापारी को जो माल उसने खरीदा है उसमें से कुछ माल को क्या करना पड़ता है, व्यापार में वापस करना पड़ता है। तो इसको हम क्या कह देते हैं, क्रय वापसी, परचेस रिटर्न अंग्रेजी में। इसके बाद में विक्रय वापसी। विक्रय वापसी भी ठीक इसी प्रकार हो जाता है कि मान लीजिए व्यापार में व्यापारी ने माल को बेचा, अब माल बेचा और ग्राहक या कस्टमर को जो है माल पसंद नहीं आया, इसके अनेक कारण हो सकते हैं, जिसके कारण से माल को कस्टमर जो है व्यापारी को क्या कर रहा है, वापस कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में इसको हम क्या कहेंगे, सेल्स रिटर्न, विक्रय वापसी। इसके बाद में अगला पॉइंट आपका आता है कमीशन। अब कमीशन क्या होता है, कमीशन एक व्यापारी के द्वारा अपने जो एजेंट रहते हैं, जो व्यापारी के कहे अनुसार कार्य को करते हैं, जैसे व्यापारी ने कहा कि भाई मेरे तरफ से आपको अपना माल बेचना है, इसके बदले में मैं आपको निर्धारित दर से क्या दूंगा, कमीशन दूंगा। तो ऐसे कई एजेंट वो अपने तैयार कर लेते हैं और वो एजेंट का काम क्या रहता है कि वो व्यापारी की तरफ से व्यापारी का माल विक्रय करते हैं और जितना विक्रय होता है उस पर एक निर्धारित दर से उनको क्या दिया जाता है, कमीशन दिया जाता है। तो उसको हम क्या बोल देंगे, कमीशन। तो ये एजेंट के लिए आय होती है, लेकिन व्यापारी के लिए एक प्रकार का व्यय है, लाभ कमाने के लिए यह सब काम करने पड़ते हैं व्यापारी को। आगे आप देखेंगे कि पुस्तक ऋण, मतलब पुस्तकों में कितने प्रकार का ऋण दिया गया है। पुस्तक ऋण मतलब पुस्तकों में लिखा हुआ ऋण, अर्थात व्यापारी ने किस किस को, अदर पार्टीज को नगद के रूप में कितना कैश उधार के रूप में ले दिया है, या माल के रूप में कितना खरीदा है उधार माल। तो ये सब क्या कहलाएगा, ऋण है। किसका, व्यापारी का ऋण है, व्यापार का ऋण है, उसको सामने वाली पार्टी को क्या करना है, चुकाना है। तो कुल मिला के कितना ऋण उसे बाहर की पार्टियों को चुकाना है, उसको हम कहेंगे पुस्तक ऋण। फिर अगला आता है आपका खाता। तो खाता कई प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत खाते, नाम मात्र के खाते, इसका मैंने आपको अलग वीडियो बना के डाल दिया है। तो हर प्रकार के प्रत्येक ट्रांजेक्शन के 114 ट्रांजेक्शन जो रहता है उसका दो खातों पर प्रभाव पड़ता है निश्चित रूप से। तो अलग अलग खातों का वर्गीकरण करके हम अलग अलग ढेर सारे खाते खोले लिए जाते हैं। उसमें कुछ व्यक्तिगत रूप से होते हैं, कुछ वास्तविक रूप से होते हैं, कुछ नॉमिनल अकाउंट होते हैं, लाभ हानि खाते से संबंधित। तो ये सब क्या कहलाते हैं, खाते, जिसको हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, अकाउंट्स। इसके बाद में हम बात करेंगे इसकी दिवालिया। दिवालिया जो है इंसॉल्वेंट, अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं, इंसॉल्वेंट। तो दिवालिया क्या होता है, जब व्यापार में व्यापारी की जो संपत्तियां हैं वो कम पड़ जाएं दायित्वों को चुकाने के लिए, अर्थात उसके दायित्व अधिक हो जाएं। दायित्व क्या होता है, जो बाहरी पक्षकारों को चुकाने हैं व्यापारी को, वो कहलाते हैं दायित्व। तो दायित्व इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि उसकी संपत्तियां कम पड़ जाती हैं उन दायित्वों को चुकाने के लिए। तो वो न्यायालय के शरण में चला जाता है और न्यायालय उसे दिवालिया घोषित कर देता है अपने संरक्षण में लेकर के। इसका मतलब ये होता है कि व्यापारी क्या हो चुका है, दिवालिया हो चुका है, अर्थात उसके पास संपत्ति कम है अपने दायित्वों का भुगतान करने के लिए। तो ऐसी कंडीशन में जो है व्यापारी की समस्त संपत्तियों को बेच लिया जाता है और बेचकर जितना रुपया वसूल हो रहा है उस रुपये से सामने वाली पार्टी जो जिसको जितना रुपया देना है, तो वो सारे रकम
आनुपातिक रूप से उनको दे दी जाती है और बाकी की रकम दुर्विनामे में चली जाती है। तो ऐसी स्थिति में व्यापारी क्या बन जाता है, दिवालिया घोषित कर दिया जाता है, न्यायालय के द्वारा उसे दिवालिया बोलते हैं। फिर अगला हम देखेंगे प्राप्तियां। प्राप्तियां मतलब व्यापार में व्यापारी को जितने भी प्रकार की प्राप्तियां होने वाली हों तो वो सब क्या कहलाएंगे, रिसिप्ट। अंग्रेजी में इनको रिसिप्ट कहते हैं, हिंदी में प्राप्तियां कहते हैं। अब ये प्राप्तियां दो प्रकार की हो सकती हैं, एक आगमगत प्राप्ति और दूसरा पूंजीगत प्राप्ति, मतलब रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। तो रेवेन्यू रिसिप्ट की बात करें हम, आगमगत प्राप्ति ऐसी प्राप्तियां जो आय प्राप्त करने के उद्देश्य से की जाती हैं तो वो क्या कहलाएंगी, आगमगत प्राप्तियां, जिनसे आय प्राप्ति के उद्देश्य से, मतलब जो व्यापार में चालू सामान्य रूप से जितनी भी प्राप्तियां प्राप्त हो रही हैं तो वो कहलाएंगी रेवेन्यू रिसिप्ट। उसके बाद में आपका देखेंगे कि पूंजीगत प्राप्तियां, ऐसी प्राप्तियां, ऊपर वाले में आपको फिर से समझा दूं कि आगमगत प्राप्तियों का मतलब होता है जैसे व्यापारी के पास कोई माल है, माल को बेच करके उसको जो कुछ राशि प्राप्त होगी तो वो माल को बेचना उसका दिन प्रतिदिन का काम है, तो उससे जो कुछ राशि आपको प्राप्त हो रही है व्यापारी को तो वो कहलाएगी आगमगत प्राप्ति। दूसरे एंगल से देखें कि पूंजीगत प्राप्ति क्या होती है। पूंजीगत प्राप्ति से तात्पर्य ऐसी प्राप्तियां जो कि पूंजीगत संपत्तियों को बेच करके जो प्राप्तियां हो रही, जैसे फर्नीचर रखा हुआ था पुराना, उसको बेच करके जो प्राप्ति हुई तो वो पूंजीगत प्राप्ति कहलाएगी। पुरानी मशीन थी, उसको बेच करके जो कुछ प्राप्त हो रहा है तो वो भी पूंजीगत प्राप्ति होगी। तो ये पूंजीगत प्रकृति की प्राप्तियां हैं और ये आगमगत प्रकृति की प्राप्तियां हैं, ठीक है ना। इसके बाद में आप देखेंगे मुनाफा। मुनाफा मतलब क्या, व्यापारी व्यापार करता है किस पर्पज से करता है कि व्यापार में उसको लाभ। हालांकि व्यापार जो है अनिश्चितताओं का खेल है, व्यापार में लाभ भी होता है और हानियां भी होती हैं, लेकिन व्यापारी की एक उम्मीद रहती है कि उसको व्यापार जो मेहनत कर रहा है व्यापार में उसको मुनाफा जरूर होगा, अर्थात उसको जो कुछ मतलब जो लागत उसको बैठी है, लागत के ऊपर जो कुछ उसको प्राप्त हो रहा है तो वही उसका क्या कहलाता है, मुनाफा, लाभ या फायदा, जिसको अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं, गेन्स। तो ये मुनाफा कहलाएगा। अब इसके बाद में हम बात करें कि बट्टे की। तो बट्टा क्या है, बट्टा जो है एक प्रकार का डिस्काउंट है, देने वाली छूट है। इसको बट्टा को छूट भी बोलते हैं, कटौती भी बोलते हैं, और अंग्रेजी में सिर्फ एक ही शब्द है इसके लिए, डिस्काउंट। डिस्काउंट मतलब बट्टा। अब ये बट्टा क्यों दिया जाता है, मतलब कोई भी वस्तु को खरीदने पर जो वस्तु से संबंधित मूल्य में जो रियायत दी जाती है वो क्या कहलाएगा, छूट कहलाएगी या बट्टा कहलाएगा। ये बट्टा दो प्रकार का होता है, आप देख रहे हैं, कैश डिस्काउंट और दूसरा ट्रेड डिस्काउंट। और इसको थोड़ा गंभीरता से समझें क्योंकि इसमें जो अंतर है वह भी परीक्षा के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो इम्पॉर्टेंट है। और ये पूरी जो शब्दावलियां आपको आज मैंने वीडियो में समझाया हूं तो ये सारी की सारी शब्दावलियां आपको न केवल इस वर्ष बल्कि आने वाले वर्षों में भी काम पढ़ने वाली हैं, और आप कॉलेज में भी जो पढ़ेंगे तो ये शब्द आपको कहीं ना कहीं टच होते रहेंगे। तो ये शब्द आज ही आपको क्लियर हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। साथ में आप देखेंगे नगद बट्टा क्या है और व्यापारिक बट्टा क्या है। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं नगद बट्टे की। तो नगद बट्टे की बात करें तो जब व्यापारी के द्वारा नगद माल बेचा जाता है, अर्थात माल बेचा जाता है तो सामने वाली पार्टी क्या करेगी, पैसा देगी। तो कंडीशन क्या बनती है, कई बार नगद माल बेचा जाता है, कई बार उधार माल बेचा जाता है। तो व्यापारी के द्वारा कंडीशन रख दी जाती है कि अगर महीने 15 दिन के अंदर अगर आप रुपया चुका देते हैं तो आपको कैश डिस्काउंट दिया जाएगा, मतलब नगद छूट दी जाएगी। एक निश्चित समय अवधि निश्चित कर दी गई कि इतने समय के बाद अगर कस्टमर उसको पेमेंट कर देता है नगद, तो व्यापारी कहता है कि मैं आपको 2% या 5% क्या दूंगा, छूट दूंगा। मतलब ये छूट कब दी जाती है, जब कस्टमर के द्वारा नगद राशि का भुगतान व्यापारी को किया जाता है, उस समय ये नगद बट्टा दिया जाता है। और जो व्यक्ति नगद राशि चुकाता है उसी को ये छूट भी प्राप्त होती है, और इस छूट का लेखा पुस्तकों में अवश्य किया जाता है। और जो है नगद छूट की राशि व्यापारिक छूट की तुलना में थोड़ा सा कम रहती है, इसकी दर जो है कम रहती है। अब बात हम करते हैं कौन सी, व्यापारिक छूट की। व्यापारिक छूट क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। तो व्यापारिक छूट क्या होती है, व्यापारिक छूट से आते एक ऐसी छूट से है जो वस्तु के विक्रय को अधिक से अधिक बढ़ाने के पर्पज से ये व्यापारिक बट्टा दिया जाता है, ताकि वस्तु ज्यादा से ज्यादा मात्रा में व्यापारी की बिके और उसका लाभ क्या होते जाए, बढ़ते जाए। इस पर्पज से यह छूट जो है वस्तुओं के जो अंकित मूल्य रहता है, अर्थात छपा हुआ मूल्य वस्तु में रहता है, तो उस मूल्य पर कुछ
डिस्काउंट दिया जाता है एक निश्चित दर से, उसको हम कहते हैं व्यापारिक छूट। जैसे मान लीजिए कि एक आपने बुक खरीदा अकाउंट्स की, वो बुक का प्राइस जो है बुक के सामने छपा हुआ रहता है, अंकित मूल्य कहते हैं उसको, छपे हुए मूल्य को। मान लीजिए वो बुक 300 रुपये की है। अब 300 रुपये की वो बुक थी, इस बुक को सामने वाला अगर व्यापारी बोल देता है कि 10% जो है इसमें ट्रेड डिस्काउंट दिया जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ, 10% आप निकालेंगे तो 30 रुपये क्या हो गई, छूट हो गई। तो ये 30 रुपये इसमें से माइनस हो जाएगा, अर्थात छपा हुआ मूल्य तो 300 रुपीज़ था, इसमें 30 रुपीज़ माइनस हो जाएगा, मतलब 270 रुपीज़ ही ग्राहक को चुकाने पड़ेंगे। तो ये जो 30 रुपये का जो बट्टा दिया गया, ये क्या कहलाएगा, व्यापारिक बट्टा कहलाएगा। और यह बट्टा जो है जितना अधिक माल सामने वाला खरीदता है तो यह बट्टे की दर जो है बढ़ते जाती है, अर्थात जैसे जैसे ज़्यादा मात्रा में माल के ऑर्डर मिलते जाते हैं तो व्यापारिक बट्टा जो है अधिक मात्रा में दिया जाता है, और इसका लेखा पुस्तकों में नहीं किया जाता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि मैंने आपको पूरी शब्दावलियाँ क्लियर कर दिया है, और आप देख रहे हैं कि आपका एक क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन बनता है, नगद बट्टा और व्यापारिक बट्टा में अंतर, इस क्वेश्चन को आप जरूर, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में डाला था कि आपको क्या काम करना है कि जो उसके अंतर का आधार के बिंदु है, उन बिंदुओं को 4-5 बिंदु जो आपको बिल्कुल इजीली लगते हैं वो बिंदुओं को आप कवर करें। जैसे नगद छूट देने का उद्देश्य क्या होता है, नगद छूट देने का उद्देश्य होता है कि राशि जो है व्यापारी को जल्द से जल्द प्राप्त हो जाए, तो इस उद्देश्य से नगद छूट दी जाती है। और व्यापारिक बट्टा क्यों दिया जाता है, व्यापारिक बट्टा सिर्फ इस उद्देश्य से दिया जाता है कि माल ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में व्यापारी का बिके। फिर कब दी जाती है, जब सामने वाला नगद पेमेंट करता है तब इसको ये छूट दी जाती है, नगद छूट। और व्यापारिक छूट कब दी जाती है, जब व्यापारी जो है माल को खरीदता है उस समय उसको यह छूट दी जाती है। फिर तीसरा बिंदु आपका क्या हो जाएगा, लेखा। नगद बट्टे का लेखा पुस्तकों में किया जाता है, जबकि व्यापारिक बट्टे का लेखा पुस्तकों में नहीं किया जाता है। इसके बाद में अगला बिंदु क्या होता है, दर। नगद बट्टे की दर जो है व्यापारिक बट्टे की तुलना में कम होती है, और व्यापारिक बट्टे की दर जो है नगद बट्टे की तुलना में अधिक होती है। तो ऐसे कई बिंदु आप अंतर के आधार के रूप में लिख सकते हैं, और इस तरीके से नगद बट्टा और व्यापारिक बट्टा में अंतर, डिफरेंस आप बता सकते हैं। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, इसलिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।